एपीएमसी मंडीज के ऊपर टैक्स है, कॉर्पोरेट के ऊपर टैक्स नहीं है। या तो आप एपीएमसी मंडी से भी टैक्स हटाइए या फिर कॉर्पोरेट के ऊपर भी लगाइए। समय किरत का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इंदिरा गांधी टेन्योर में इमरजेंसी के दौरान रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं की पंक्तियां बहुत मशहूर हुई थी। कल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन जो ट्रैक्टर रैली परेड दिल्ली में हुई और जो वायलेंस हुआ, उस पर ये जो लाइन है रामधारी सिंह दिनकर की, मुझे फिर से याद हो गई। लेकिन समझना ये बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों ऐसा हुआ, या जो हुआ वो क्यों हुआ। उसकी जो जांच है वो तो सरकार करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मेरा, आपका या हमारा सब्जेक्ट ना होकर जानना हमें है, लेकिन वो सरकार जांच के दौरान बताएगी, जांच से बताएगी कि जिस किसान की जो शहीद जो कहा जा रहा है हुआ, वो गोली लगने की वजह से हुआ या ट्रैक्टर के गिरने की वजह से हुआ, या जो सिंधु जिसने जाकर लाल किले पर निशान साहब का तिरंगे के नीचे जो झंडा अपना उसने जो जाकर लगा दिया, तो वो सरकार जांच करेगी कि वो वहां तक कैसे पहुंचा, क्यों पहुंचा, लाउड स्पीकर उसके हाथ में आया, कैसे आया। सो वो सरकार जब बताएगी, जांच करेगी, जांच एजेंसी से बातें आएंगी, देन वी विल गेट टू नो, आप और हमको तब पता लगेगा। लेकिन समझने की बात यह है कि जो हुआ वो क्यों हुआ, क्यों पंजाब की ही बात बार बार आ रही है, क्यों पंजाब का ही नाम बार बार आ रहा है। बेशक से डिमोनाइज करके उसका नाम लिया जाए, सिख कम्युनिटी का नाम लेकर ये बात कही जाए, लेकिन पंजाब ही क्यों बार बार। उसके अलावा हरियाणा का किसान ही क्यों, हरियाणा और पंजाब बार बार क्यों, ये समझने की बात है। देखिए, पूरे देश भर में अगर हम देखें तो हरियाणा और पंजाब का जो किसान है वो सबसे ज्यादा प्रोस्पेरस है। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि इससे पहले देखिए, क्योंकि हरियाणा और पंजाब की तरह, अगर जिस तरह से कल राजधानी में ट्रैक्टर रैली की गई, अगर आप उम्मीद करें कि उड़ीसा का किसान या आंध्र प्रदेश का या छत्तीसगढ़ का या बिहार का या ये वेस्टर्न यूपी से किसान ऐसा कर पाए, नहीं कर पाएगा। तो देखिए, हम समझते हैं ऐसा क्यों है। हरियाणा और पंजाब, क्या हुआ, देश में सबसे पहले देश में हरित क्रांति की जरूरत थी। खाद्यान्न को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, फूड सिक्योरिटी को सिक्योर करने के लिए हरित क्रांति की जरूरत थी। अब हरित क्रांति ऐसी जगह आ सकती थी जहां पर इक्विपमेंट्स हो, इरिगेशन हो सके प्रॉपर, जहां पर प्रॉपर फैसिलिटीज हो। तो इसके लिए हरियाणा और पंजाब चुना गया और हरियाणा और पंजाब में हरित क्रांति लाई गई। इस पर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाकर शॉर्ट में मैं इसमें बात करूंगी। तो हरियाणा और पंजाब में ऐसा हुआ। अब ऐसा होने के बाद क्या हुआ कि एमएसपी निर्धारित की गई एपीएमसी मंडियों के थ्रू। पिछले वीडियो में भी मैंने ये बात समझाई थी आपको विस्तार से। तो एमएसपी के जरिए, एमएसपी पर हरियाणा और पंजाब का किसान सिर्फ एमएसपी के ऊपर धान का 88%, देखिए 88% चावल के ऊपर एमएसपी पर एफसीआई खरीद करती है, अकेले एकमात्र पंजाब और हरियाणा से, और गेहूं की खरीद करती है 77%। अब अगर डेटा हम समझें, इस रेशो को अगर हम बाकी स्टेट्स के साथ कंपैरिजन करें जहां पर धान उगता है, जैसे कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और भी जो एक दो जो स्टेट है, वो 4-5 स्टेट्स को मिलाकर जो एफसीआई वहां से एमएसपी पर खरीद करती है वो होता है मात्र 43%, और अकेले पंजाब और हरियाणा से धान है 88%। एमपी जो अपने आप में इतना बड़ा एग्रीकल्चर स्टेट है, वहां से गेहूं के ऊपर जो एमएसपी पर खरीद है वो है 26, और यहां पर कितनी है पंजाब में और हरियाणा में, जैसा मैंने बताया 2-3 बार मैं रिपीट कर चुकी हूं, धान पर 88 और गेहूं के ऊपर 77। तो इस हरित क्रांति को आने के बाद अब एमएसपी की वजह से, एमएसपी के जरिए जो हरियाणा और पंजाब का जो किसान है उसने यहां से रेवेन्यू जनरेट किया, यानी कि धन कमाया, पैसा कमाया और अपने आप को स्ट्रांग किया। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि किसान का टैग लगने से बेचारा हो जाता है कोई, कि नहीं बेचारा गरीब ही है या किसान नहीं, ऐसा नहीं है। अलग अलग स्टेट्स का किसान की जो हालत है वो अलग अलग है। अब मेरा प्रश्न, जो ये वीडियो मैंने जो यहां से जब बनना शुरू हुआ था तो मैंने बताया था कि क्यों वेहेमेंटली प्रोटेस्ट सिर्फ हरियाणा पंजाब में हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं हरित क्रांति आने के बाद से, एमएसपी के लगने की वजह से, एपीएमसी मंडियों के जरिए किसान स्ट्रांग हुआ दोनों स्टेट्स का,
अब क्योंकि एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो स्टेट को ये टैक्सेस के जरिए स्टेट को पैसा जनरेट होता था, रेवेन्यू मिलता था। अब अगर ये लॉ पास होता है, इसी के चलते देखिए ना, किसान क्या है कि किसान का सीधा सीधा लॉस है, क्योंकि अगर एमएसपी नहीं है, यहाँ पर एमएसपी नहीं रहा, तो किसान का जो ये मैंने बताया कि वो उसने अपनी स्थिति इतनी स्ट्रांग किया हरित क्रांति के बाद, उसका क्या होगा। अब सवाल खड़ा होता है, सरकार कहती है कि पंजाब और हरियाणा का किसान मन घड़ंत सोच बना रहा है, हमने तो एमएसपी की बात ही नहीं की। बताइए, अब तीनों बिल्स में हमने एमएसपी के बारे में कहा कि एमएसपी पर कुछ होगा या नहीं होगा। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी सेम बात ही तो किसान कह रहा है कि एमएसपी की तो आप इन तीनों बिल में बात ही नहीं कर रहे, आप ये बता ही नहीं रहे कि एमएसपी सिक्योर रहेगा, क्या एमएसपी की अश्योरेंस आप हमें देते हैं। अब अगर सरकार की नीयत की बात की जाए, तो नीयत तो या तो मोदी जी, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी समझ सकते हैं या अमित शाह जी समझ सकते हैं, क्योंकि जब तक वो डायलॉग के जरिए या किसी कॉन्ट्रैक्ट के जरिए या रिटर्न में या इस तरह से आप किसान को आप नहीं देंगे लिखकर, आई एम नॉट सेइंग कि एक्ट बने इसके ऊपर, एक्ट नहीं बन सकता, लेकिन किसी कॉन्ट्रैक्ट के जरिए आप एश्योरेंस तो दे सकते हैं कि हाँ एमएसपी ऐसे रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। अब आप समझ सकते हैं कि जो इंडिया है, इंडिया का जो स्टेट्स है, वो सेंट्रलाइज्ड होकर या सेंट्रलाइज्ड लॉ लाकर नहीं चल सकते। इंडिया डिसेंट्रलाइजेशन में जब लॉ बनेगा तभी चल सकता है। स्टेट्स इस तरह से यूनियन लॉ के अंडर अगर कोई लॉ आ जाता है और एकदम से वो तुरंत आपने कहा लॉ बना एंड एग्जीक्यूट कर दीजिए, ऐसे नहीं स्टेट चल सकती, क्योंकि स्टेट की इकोनॉमी के ऊपर सीधा आघात है। किसान को जो रेवेन्यू जनरेट होता है, उसकी जो इनकम है, जो उसकी आय है, उसके ऊपर सीधा सीधा आघात होता है। और जो एपीएमसी मंडियां जो आई थी, जो एमएसपी आया था, आप ये देखिए उसको लाने में कितने साल लग गए थे। उसके बाद ऐसा नहीं है कि बीजेपी की ही गवर्नमेंट आई, ये तीनों बिल लाई और एकदम से पास किया, नहीं। इन बिल्स के ऊपर, इस प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बहुत सालों से चर्चा हो रही है, बहुत सालों से बात हो रही है। कांग्रेस की सरकार ने इसके बारे में बात किया, एनसीपी की सरकार ने बात किया, लेकिन तीनों लॉज पास नहीं किए गए। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा की जरूरत थी, डिस्कशन की जरूरत थी, एक कोहेरेंस ऑल विजन जो होता है ना, उसकी जरूरत थी। अब यहां पर एकदम से एग्जीक्यूट होने की वजह से कंफ्यूजन पैदा हो गया, पूरा डायलेमा आप देख सकते हैं, क्योंकि किसान श्योर नहीं है उसका क्या होगा। एपीएमसी मंडी के साथ आपने कंपटीशन में खड़ा किया, आप कॉर्पोरेट को लेकर आ रहे हैं, लेकिन आप बताइए कि इसमें कंपटीशन कैसे। एपीएमसी मंडी के ऊपर टैक्स है, कॉर्पोरेट के ऊपर टैक्स नहीं है, या तो आप एपीएमसी मंडी से भी टैक्स हटाइए या फिर कॉर्पोरेट के ऊपर भी लगाइए। दूसरा, रजिस्ट्रेशन को प्रॉपर कॉर्पोरेट को जो आप ला रहे हैं उसके ऊपर कोई आपकी लगाम नहीं है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, मंडियों के ऊपर आपका पूरा इंटरफेरेंस है। तो यहां पर चीजों को एक बैलेंस करने का जरूरत है। यहां पर इसका जो सॉल्यूशन तो मुझे तो नहीं, मैं बोल सकती कि क्या होगा, बिकॉज आई एम नॉट अ फॉर्मूला एक्सपर्ट, ना ही मैं इकोनॉमिस्ट हूं, आई एम जस्ट अ राइटर। तो जितना मैंने पढ़ा है, सुना है, जो मुझे समझ आ रहा, जितना आया, उसके ऊपर मैं आपसे सिर्फ डिस्कशन कर रही हूं। एंड इस डिस्कशन के अकॉर्डिंग बात यही है कि एपीएमसी मंडीज को रखते हुए, एमएसपी को निर्धारित करते हुए, आप कुछ साल के लिए एमएसपी को एटलीस्ट रखिए, धीरे धीरे आप देखिए कि प्राइवेटाइजेशन करने से किसान को कितना फायदा हो रहा है। क्योंकि किसान यहाँ 2%, 3%, 10 या 12% नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर 75% से जो जनता है वो किसान है। और हरियाणा और पंजाब का तो सारा इकोनॉमी ही एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। ऐसे ही तो नहीं हरसिमरत कौर जी ने रेजिग्नेशन दे दिया था सरकार में मंत्री होने के बावजूद, क्योंकि उनको पता था कि स्टेट की पॉलिटिक्स तो उसी से चलेगी। स्टेट का जो देश का, जो हमारे राज्य का जो किसान है, वो तो एग्रीकल्चर से ही सिक्योर रहेगा। ऐसे ही तो नहीं, कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला जी भी डेप्यूटी सीएम होते हुए थोड़ी सी, क्योंकि सरकार के प्रेशर में तो है वो भी, लेकिन थोड़ी सी आवाज उठाते हैं, क्योंकि उनको पता है। तो हरियाणा में सरकार होते हुए, यानी सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वही बीजेपी की सरकार होते हुए भी हरियाणा का किसान इसी वजह से वेहेमेंटली प्रोटेस्ट कर रहा है, पंजाब का किसान वेहेमेंटली प्रोटेस्ट कर रहा है। आप दोनों राज्यों के किसान को बाकी राज्यों के किसान के साथ तुलना नहीं कर सकते। इन दोनों राज्यों का पूरा इकोनॉमी
चाहे वो गवर्नमेंट का हो, चाहे किसान का हो, चाहे जनता का हो, इस एमएसपी के ऊपर बनता है। तो मैं उम्मीद करती हूं कि हाँ, एक बात मैं क्लियर कर दूं, एक इकोनॉमी का सबसे बड़ा आघात, सबसे बड़ी बात क्या है, क्योंकि कॉर्पोरेट को स्ट्रांग करने से जो एंटरप्रेन्योरियल जो हमारा कैपिटलिज्म था, वो कंग्लोमरेट कैपिटलिज्म में कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगा। समझे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमी, तो उसको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको अभी समझना बहुत जरूरी है, और बैलेंसिंग वे में, और एक कहीं ना कहीं एक एडजस्टमेंट बिठाकर, किसान को सुनकर समझकर इस लॉ को पास करके आगे आगे धीरे धीरे ले जाने की जरूरत है। एकदम से एग्जीक्यूट करना सरकार गलती पर है, ये बात सरकार को माननी चाहिए, उसको इसके अंदर दोबारा से इसको सोचना चाहिए। या तो बिल्स को सब डिमांड करें, रिपील करें, आई एम नॉट सेइंग, आई विल नॉट सजेस्ट कि रिपील करो, बट फिर से रिफॉर्म को फिर से समझिए, और आप आंदोलन को, या जो किसान के साथ है, आप इसके ऊपर दोबारा से विचारिए। धन्यवाद।